गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि लॉकडाउन में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट लगातार निरंतर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डिमोटिवेशन आता था वैकेंसी को लेकर, है ना, कि वैकेंसी कब आएगी और कब हम तैयारी करेंगे, है ना। तो जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत खुशखबरी देने वाला हूँ। व्यापम ने एक अपना नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है और उस नोटिफिकेशन के आधार पर ये तय हो चुका है कि वैकेंसी अब आने ही वाली है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उसके साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियां और भी आएंगी, क्योंकि जो एक लंबा पीरियड हो चुका है लॉकडाउन का, इस सारे लॉकडाउन में बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कार्य थे, बहुत सारे जो नव नियुक्तियां होनी थी, अपॉइंट होनी थी, वो सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी थी। तो लॉकडाउन खुलते ही अब ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से तीव्र गति से होंगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है और कौन कौन से एग्जाम आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है वो सभी लोगों तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंच सके और आप इन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो जेल प्रहरी रिक्वायरमेंट 2020, इसका जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम नोटिफिकेशन ये आ चुका है, अपलोड हो चुका है ना। और ऐसा माना जा रहा है ना, डेट तो दे दी है, 24 अक्टूबर डेट दे दी है व्यापम ने, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि इस डेट में ही एग्जाम हो। लेकिन ये तय है कि इस वर्ष जेल प्रहरी का एग्जाम होना तय है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ये एग्जाम हो सकता है ना, 10 दिन 15 दिन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और 1 महीने पहले मतलब सितंबर के समथिंग इसके फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है, तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर हो जाएंगे, अभी से अगर आप तैयारी में जुट जाएंगे, तभी आप इस पेपर को फंसा के ले जा पाएंगे। तो आप लोगों को अभी से रणनीति बनानी है और अभी से आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी है और पढ़ाई में लगना है, ताकि आपका एग्जाम बड़ी आसानी से निकल सके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में सारी चीजें बताता हूं कि जेल प्रहरी में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे नंबर 1 कि इसमें जो जरूरी है एग्जाम फॉर्म वो कौन डाल सकता है, तो 10th + 2 मतलब 12th जो व्यक्ति पास आउट है वो इसका एग्जाम फॉर्म भर सकता है। एग्जाम फॉर्म भरने के साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, है ना। 12th पास होने के साथ साथ आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है, जैसे एज क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, दूसरे स्टेट वाले भी डाल सकते हैं। तो दूसरे स्टेट वाले जो हैं वो 25 साल तक की एज के जो व्यक्ति हैं वो डाल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो आमतौर पर ओबीसी एसटी एससी वाली कैटेगरी है उनके लिए 38 साल है ना, उनके लिए 38 साल तक रिजर्वेशन रखा गया है। और सामान्य तौर पर और जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 33 तक ये एज लिमिट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस एज लिमिट में लगभग सभी बच्चे आते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है मतलब पढ़ें क्या। जैसा कि इस टॉपिक में ही मैंने बताया है, मेरा ये टॉपिक ही है कि आप लोगों को जेल प्रहरी के एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। मतलब मेन जो चीजें हैं वो एग्जाम में क्या आती हैं और क्या नहीं आती, तो वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें एज वगैरह, मार्कशीट वगैरह, ये सामान्य चीजें हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और जहां आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वो भी आपको इन सारी चीजों से अवगत करा देगा। तो मेन जो मुद्दा है वो है आपका एग्जाम, कि आपको एग्जाम में क्या करना है। तो इसमें जो आपके सिलेक्ट होने के जो आधारभूत एग्जाम है वो 2 ही हैं। एक है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा और एक आपका होगा फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आप लोगों के शरीर में बहुत सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं, तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं। तो लेकिन ये फिजिकल टेस्ट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको तब काम आएंगी जब आप पहले एग्जाम निकाल लेंगे, है ना। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन ये हमारी सेकेंडरी प्रायोरिटी है। जब आप एग्जाम निकाल लेंगे तब, तो पहले आपके पास
जो मुख्य बात है वो है एग्जाम को निकालना की एग्जाम कैसे निकालें और एग्जाम में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद जो फिजिकल है ये आसानी से निकल जाता है। इसमें 800 मीटर की दौड़ मांगी जाती है। 800 मीटर, तो 800 मीटर थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 1 मंथ इतने में प्रैक्टिस आ जाती है। 165 के समथिंग इसमें हाइट मांगी है और 158 के समथिंग लड़कियों की हाइट मांगी है। तो ये आसानी से हो जाता है। थोड़ा बहुत सीना फुलाना पड़ता है, बिना फुलाए 83 या 85 के समथिंग सेंटीमीटर के समथिंग इसमें सीना होना जरूरी है। तो ये मापदंड काफ़ी मिनिमम है, ये मापदंड लगभग आ जाते हैं। लेकिन किसी किसी की नहीं भी आते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए? तो एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया तो 90% जो आपके सामने समस्या है उसका समाधान हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज हम एग्ज़ाम पर ही बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए और रणनीति में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे सिलेबस की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि जेल पहरी में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे नंबर 1 इसमें मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स आता है 20 नंबर का। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश पूछा जाता है 20 नंबर का। तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी, 20 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। चौथा है आपका इसमें साइंस, 20 नंबर का साइंस पूछा जाता है। और 5वां है आपका जीके, जीएस और जीए, 20 नंबर का। इस तरीके से 100 नंबर का जो पेपर है वो इसमें आता है। और ये सारे 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्टों को आपको तैयार करना पड़ता है। अब इन 5 सब्जेक्टों में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते कि जीए जीके क्या है, साइंस में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। मैथ्स की अगर बात की जाए, मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स बहुत सामान्य पूछा जाता है। मैथ्स यहाँ पर बहुत सामान्य पूछा जाता है, लेकिन सारे क्वेश्चन सामान्य आते हैं ऐसा कहना थोड़ा सा उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक रेशियो बनाता हूँ, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन। 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। और जो 5 क्वेश्चन बचते हैं आपके लास्ट में, ये थोड़े से टफ होते हैं, है ना, थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, एडवांस हायर मैथ्स के होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं। बाकी 12 से 15 जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं। किन टॉपिकों से आते हैं? वही आता है आपका, है ना, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। एज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एज का टॉपिक होता है। टाइम से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। रेशियो से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीआई और एसआई से क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और कुछ 1-2 एडवांस से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका जियोमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक हैं तो उनसे कठिन क्वेश्चन। और बाकी जनरल 12 से 15 जो आपके बेसिक चैप्टर हैं मैथ्स में, जो लगभग आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक किए हुए हैं, वही लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश भी सामान्य इंग्लिश आती है। इंग्लिश में आपने देखा होगा एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, ग्रामेटिकल पूछा जाता है आपसे। और ग्रामेटिकल के बाद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके थोड़े से अलग होते हैं, जो कि आप लोगों को जनरल तौर पर पढ़ने से आपको आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे वर्डों के मीन पता नहीं होता। तो मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। और मीनिंग पता आपको तब चलेगा जब आप इंग्लिश की स्टडी करेंगे, है ना। तो इंग्लिश भी सामान्य स्तर पर पूछी जाती है। और यहाँ इस जो मेरी क्लास है, इस क्लास में जो मैं आप लोगों को तैयारी कराता हूँ वो मैं इन तीनों चीज़ों की कराऊंगा, इसलिए इन दोनों को मैंने ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बताया। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पर प्रकाश डाल दिया है कि किस तरीके से इनको आप लोगों को तैयार करना है। तो ये 40 नंबर का स्लॉट आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और मेरे इस YouTube चैनल में इन सारे सब्जेक्टों की क्लासें भी अपलोड होने वाली हैं, तो वहाँ से आप इन सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी, है ना। हिंदी में लिखा रहता है सामान्य हिंदी।
कैसी हिंदी? सामान्य हिंदी। अब इस सामान्य हिंदी का मतलब क्या है? सामान्य हिंदी का मतलब है जनरल हिंदी पूछी जाएगी आपसे, स्पेशल हिंदी नहीं पूछी जाएगी। स्पेशल हिंदी में हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं और सामान्य हिंदी से हिंदी के ग्रामेटिकल जो ग्रामर होती है उससे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हिंदी से क्या क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं, हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं। हिंदी साहित्य का जो विकास है, हिंदी साहित्य का जो विकास है उससे इसमें बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, लेकिन मे बी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आए हैं, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है इसमें फिक्स कुछ नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट लिख दिया जाता है और उस सब्जेक्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो विकास है कि हिंदी साहित्य कैसे बना, हिंदी भाषा कैसे बनी, भाषा के पहले क्या थी, भाषा के पहले बोली थी, फिर उपभाषा थी, फिर विभाषा थी, फिर भाषा बनी, फिर मानक भाषा बनी, इस तरीके से इसका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। तो वो एक अलग विकास है, तो उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं लेक्चर में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद कुछ शब्दों का ज्ञान होना आपको जरूरी है, उस शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। वो शब्द आपसे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, है ना। तत्सम तद्भव के बाद योग शब्द, योग रूढ़ शब्द, है ना, देशज शब्द, विदेशज शब्द, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन शब्दों की आपको जानकारी होना चाहिए, वो शब्द आपसे पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर होगा आपका संधि का, संधि पूछी जाएंगी आपसे। संधि बहुत सारी हैं, आप लोगों को पता है ना। बहुत सारी संधि हैं, जैसे स्वर संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है ना, विसर्ग संधि है। तो संधि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2-3 से क्वेश्चन, 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के सेट में ये मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके समास से आते हैं। समास आप जो जानते ही हैं, है ना, जैसे कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। तो इन सारे समासों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा लोकोक्तियों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति का आपसे या तो अर्थ पूछेगा या फिर वाक्य में प्रयोग पूछेगा। इसके अलावा फिर कुछ और अलग से शब्द होते हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, है ना, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। समानार्थी शब्द के बाद आपके विलोम शब्द हो गए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो उन शब्दों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछा जाता है कि इसका विलोम क्या होगा। कभी कभी आपको, देखो ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, कभी कभी आपको एक पैराग्राफ दे देगा वो हिंदी का, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर आपको देना होंगे। तो वो बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल होता है, वो लगभग सभी लोगों से बन जाता है हिंदी में। इसके अलावा कुछ आपसे रचनाएं पूछी जा सकती हैं। बहुत सारे लेखक हैं, है ना, गद्य और पद्य में, तो बहुत सारे लेखकों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसके अलावा रस, अलंकार और छंद। इसके अलावा रस वाला जो चैप्टर है ना, रस की संख्या जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के आधार पर, किसी ने 8 बताई है, किसी ने 9 बताई है, किसी ने 10 बताई है, किसी ने 11 भी बताई है। तो रसों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रस के अलावा जो आपका अलंकार है, अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अलंकार का जो प्रकार है, जो टाइप्स है, वो बहुत विस्तृत है ना। उसमें शब्द अलंकार, उभय अलंकार, अर्थालंकार, और इनके अंदर 30 40 तक प्रकार हैं, तो वो सारे प्रकार भी पूछे जाते हैं। अलंकार के बाद आपसे छंद पूछा जाएगा। मात्रिक छंद क्या है, वार्णिक छंद क्या है, छप्पय क्या है, रोला क्या है, उल्लाला क्या है, दोहा क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रकार आपके छंद में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग मैंने आपको सारे टॉपिक बताए हैं जो हिंदी में सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिकों से आप कभी ना कभी रूबरू रहे हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने भली भांति पढ़ा है। लेकिन कभी कभी इसी हिंदी में एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो कि आपकी एमपी से होते हैं, जो कि आपकी एमपी से होते हैं। अब एमपी से क्यों आ जाते हैं, क्या होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है हिंदी समाचार अखबार होते हैं, उन हिंदी समाचार अखबारों के निर्माता, है ना, या पब्लिक स्थान की ये कहाँ से पब्लिक हुआ, है ना, या फिर पूछ लेगा हिंदी का सबसे प्रचलित अखबार कौन सा है। तो वो कभी कभी एक क्वेश्चन हिंदी में डाल देता है, कभी कभी, जरूरी नहीं है। लेकिन इन जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन सारे टॉपिकों से लगभग 20 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है आपको इतनी जल्दी समझ में ना आया हो। लेकिन जब इन सारे टॉपिकों को हम 1-2 घंटे में एक क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की।
साइंस की। देखो तो साइंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। साइंस जो है ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसको आप 10 साल भी पढ़ें तो साइंस को आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इसमें बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है ये साइंस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। और बायोलॉजी में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जूलॉजी और एक होता है आपका बॉटनी। ठीक है, तो ये बेसिकली साइंस ग्रुप है। इस साइंस में इन सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यापम की साइंस है, जो व्यापम की साइंस है, इस साइंस में आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो है बायोलॉजी की। बायोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा आने की संभावना नहीं रहती। और अगर मैं इसको और क्रम से बताने का प्रयास करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, उससे कम आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी और उससे कम आपसे फिजिक्स पूछी जाएगी। ठीक है, ये इसका क्रम है। फिजिक्स से बहुत कम आती है और आती भी है तो बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए गति का नियम बताइए, है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेज़र क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ सैटेलाइट के बारे में पूछ लिया जाएगा, कुछ गति के नियम, कुछ केशिकत्व के बारे में पूछ लिया जाएगा, कुछ प्रत्यास्था के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना, कुछ यंत्र जैसे रेडियो की खोज, टेलीविजन की खोज, है ना, ट्रेन इंजन की खोज, बल्ब का आविष्कार, फाउंटेन पेन का आविष्कार, है ना, आपके ट्रांसफार्मर का आविष्कार, जनरेटर का आविष्कार, है ना, थर्मस का आविष्कार, ऐसे कुछ आविष्कार होते हैं, कुछ खोजकर्ता होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में कोई कठिनाई वाले क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा ही केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन यहाँ पर जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है इसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। बायोलॉजी में आपको सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी में पहले आप पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, है ना, और कुछ बेसिक चीज़ें कि बायोलॉजी की खोज किसने की, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, शब्द किसने दिया, है ना, कुछ पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, उन पुस्तकों के कुछ राइटर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। राइटर के बाद आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बाद आपको कुछ ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी कि किस ब्रांच में का अध्ययन किया जाता है ना, अध्ययन किस किस आधार पर किया गया। कुछ आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे कि जैसे मान लो बॉटनी में या जूलॉजी में जो अलग अलग जंतुओं का क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस आधार पर दिया गया है ना। अलग अलग बहुत सारे क्लासिफिकेशन में सारे आपको बताऊंगा, तो उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें भी अगर मैं बताऊं कि बायोलॉजी में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है, मानव की कार्यकी और मानव के जितने भी अंग हैं उन सभी को पढ़ना है। सभी अंग तंत्रों को मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो बायोलॉजी काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चन आने की यहाँ संभावना है और रहती है। अंतिम बचता है आपका जीए और जीएस, है ना। जीएस और जीए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसा कि मैं बता दूं कि जीए कुछ नहीं है, करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस। जीए मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, करंट से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज़्यादा संभावना देखो ऐसा फिक्स नहीं है कि ये आए ही या फिर ना आए। हो सकता है किसी सेट में 2 से 5 क्वेश्चन भी आ जाए, किसी में 1 क्वेश्चन आए, किसी में 2 क्वेश्चन आए। तो करंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी, और इस जनरल स्टडी में लगभग आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और जीके में इन्हीं सब्जेक्टों को आपको फैक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। जीएस में आप इनको डिटेल से पढ़ते हैं, काफी डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। और जीके में आप इनको फैक्ट के आधार पर पढ़ते हैं। फैक्ट के आधार पर मैं कहूं तो जीके में आप प्री के आधार पर पढ़ते हैं और जीएस में आप मेंस के आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें आपको पूरा डिटेल से ब्रीफ से सारी चीजों को
पढ़ना पड़ता है। लेकिन है ये सारे दोनों चीजें एक ही है ना, अंतर कुछ नहीं है। बस इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, यहाँ लिख देता हूँ, जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा आपका साइंस भी आ जाता है, अगर साइंस अलग से ना दिया हो तो। यहाँ पर साइंस अलग से दे दिया तो यहाँ साइंस जीएस में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर ये चारों पूछे जाएंगे। और एक और होता है जो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, या मैं ये कहूँ कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप व्यापम का एग्जाम देंगे, व्यापम का या मध्य प्रदेश का आप कोई सा भी एग्जाम दे लें, कोई सा भी एग्जाम दे लें, अगर आपने सब पढ़ लिया और एमपी जीके नहीं पढ़ा, मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ा, तो आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से ही आते हैं। और मैं ये कहूँ कि ये जो जीके है, ये वाला जो स्लॉट है जीके का या जीएस का, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एमपी जीके से ही आते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आपको डिटेल में तैयार करना है, क्योंकि इससे आपके सभी जिलों से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश का जितना भी डाटा है, सारे डाटा को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, तो एक एक जिले का जितना भी डाटा है, जितने भी क्वेश्चन एक एक जिले से आज तक बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम 52 जिले तक, मतलब 52 क्लासों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो एमपी के यहाँ मोस्ट है। अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये सारे सब्जेक्ट, देखो ये सारे सब्जेक्ट बहुत कम पूछे जाते हैं, जीएस में बहुत कम पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है, एक ज्योग्राफी से आ जाता है, एक पॉलिटी से आ जाता है, एक इकोनॉमी से आ जाता है। कभी कभी किसी सेट में हो सकता है संख्या 2 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है ना। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि चूंकि मैंने आपको बताया कल कि एक क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, एक क्वेश्चन ही, क्योंकि सिलेक्शन आजकल पॉइंट में होता है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, एक बार स्टडी आपको इन सारे सब्जेक्टों की करते चलना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। और अगर मैं इसके अलावा भी बताऊं कि मध्य प्रदेश जीके के अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है आपका पॉलिटी। क्या है आपका पॉलिटी। मध्य प्रदेश जीके को पढ़ने के बाद आप पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, ज्योग्राफी। ये दोनों आपको तैयार करना है। और ज्यादा एक बार हिस्ट्री पढ़ लेना। इकोनॉमी से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमी से अगर मैं आपसे कहूं तो ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर इस इकोनॉमी का जुड़ाव बैंकिंग सिस्टम से है या करंट से है, जीए से है, तो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो आपका मध्य प्रदेश सफिशियंट है। मध्य प्रदेश और पॉलिटी आपने पढ़ लिया तो ये वाला सेक्शन आप निकाल के ले जाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मानता हूं कि अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो आप लोगों को ये समझने में थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो फिर आप दोबारा से जब मुझसे पढ़ेंगे तो इन सभी सब्जेक्टों में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन से अछूते रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद इन सब्जेक्टों में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस आपकी जेल प्रहरी का। तो आई होप आज से ही आप तैयारी कर दीजिए। बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। बस ये है कि अभी उनको सिस्टमेटिक तैयार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी किसी भी टॉपिक पर आप जो पढ़ लें वही आपके लिए बहुत है। तो बहुत सारे वीडियो मैंने साइंस के भी डाले हैं, इकोनॉमी में पूरा डाल चुका हूं। बस ये है कि उसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इकोनॉमी भी डाली है, पॉलिटी के भी कुछ लेक्चर्स हैं, है ना, कुछ लेक्चर्स ज्योग्राफी के भी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। और अभी मैं आने वाले कुछ समय में ये सारे सब्जेक्टों को कंटिन्यू करने वाला हूँ, और एग्जाम तक ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। और मैं आपको बता दूं कि यही पैटर्न आपका सेम पैटर्न, मतलब जैसे मैं जीएस की बात करूं या साइंस की बात करूं तो यही पैटर्न आपका मध्य प्रदेश पुलिस का होता है। बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बाकी यही चीज़ें ज़्यादा टारगेट करती हैं। मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश नहीं आती उसमें, है ना, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, बाकी ये सारे सब स्लॉट सेम रहते हैं, बस वहाँ पर रीजनिंग ऐड हो जाती है।
एसआई की बात करूं तो एसआई का सिलेबस लगभग सेम है, बस नंबर का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सिलेबस सेम है। सिलेबस में आपको कोई अंतर नहीं है, आपको पूरा यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।